कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अवनी की आवाज़ सुनकर समीर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके माथे पर पसीना झलक आया। वो जानता था कि आर्यवीर ने साफ शब्दों में मना किया था कि उसकी लोकेशन किसी को नहीं बताई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ फ़ोन पर खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी आर्यवीर खुराना थी। मैम, सर ने सख्त मना किया है, समीर ने हिचकिचाते हुए कहा। अवनी ने जैसे ही समीर की हिचकिचाती हुई आवाज़ सुनी, उसकी बेचैनी और बढ़ गई। पूरे दिन से अपने दिल के साथ लड़ रही थी, ऊपर से आर्यवीर का बिना बताए दिल्ली चले जाना उसके भीतर अजीब सी हलचल मचा चुका था। मैम, सर ने किसी को भी अपनी लोकेशन बताने से मना किया था, समीर ने धीरे से कहा। बस इतना सुनना था कि अवनी की आंखों में गुस्सा उतर आया। क्या कहा तुमने? वो एकदम खड़ी हो गई। तुम्हें समझ में अभी आ रहा है तुम किससे बात कर रहे हो? सर ने किसी को मना किया है, मैं किसी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसा अधिकार था कि समीर सीधा होकर बैठ गया। अवनी आर्यवीर खुराना नाम है मेरा, और तुम मुझे मेरे ही पति की जानकारी देने से मना कर रहे हो? वो कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। सुनो समीर, अगले 10 मिनट के अंदर मुझे पूरी जानकारी चाहिए, होटल का नाम, एड्रेस, सब कुछ। और अगर नहीं मिला ना तो फिर मुझे भी ये मत कहना कि मैंने पहले चेतावनी नहीं दी थी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटते ही समीर कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गया। हे भगवान, उसके मुँह से निकला। एक तरफ उसका बॉस था जिसका साफ आदेश था कि किसी को कुछ नहीं बताना है, और दूसरी तरफ उसकी बॉस की पत्नी, जो इस समय किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। घबराकर उसने तुरंत आर्यवीर का नंबर मिलाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार कॉल जाती रही और किसी ने उठाया नहीं। समीर ने फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखा। उसे याद आया कि दिल्ली पहुंचते ही आर्यवीर ने एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मीटिंग की बात कही थी और हमेशा की तरह मीटिंग के दौरान अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया होगा। उसने फिर कोशिश की, चौथी बार भी वही हुआ। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। सर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वो बुदबुदाया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि 10 मिनट बाद अवनी को क्या जवाब देगा वो। उधर दिल्ली में आर्यवीर को इस सब का कोई अंदाज़ा नहीं था। सुबह से ही उसने फ़ोन साइलेंट करके अपनी जेब में डाल दिया था। खुद को काम में डुबो देने की कोशिश कर रहा था ताकि अवनी की यादों से बच सके, लेकिन जितना बचना चाहता था उतना ही उसका मन उसी तरफ लौट आता था। जिसकी यादें दिल में बसी हो उसे निकाला भी कैसे जा सकता था? समीर ने जब उसे याद दिलाया था कि 4 बजे की इंटरनेशनल मीटिंग बेहद इम्पोर्टेंट है, तभी उसने खुद को संभाल कर मीटिंग के लिए तैयार किया था। कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ते हुए भी उसके मन में अवनी ही थी। उसे पार्टी वाली रात याद आ रही थी। सब भीड़ के बीच एक पल को उसने पलट कर देखा था और अवनी की निगाहें उसे ही ढूंढ रही थी। वो दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे वो पल भी याद आ गया जब अवनी ने गुस्से में कहा था कि उसे उसके किसी रिश्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन सच तो ये था कि वही शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। उसने एक लंबी सांस ली और मीटिंग रूम में प्रवेश कर गया। सामने सायरा खान बैठी थी। करोड़ों के प्रोजेक्ट पर चर्चा शुरू हुई। आर्यवीर बोल रहा था, योजनाएं बता रहा था, निवेश की संभावनाएं समझा रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों की गहराई में कहीं और की कहानी चल रही थी। कई बार वो कुछ सेकंड के लिए खो जाता, फिर तुरंत खुद को संभाल लेता। दूसरी तरफ समीर लगातार फ़ोन स्क्रीन को देख रहा था। 5वीं कॉल, 6ठी कॉल, फिर भी कोई जवाब नहीं। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी परीक्षा में फंस गया हो। उसे डर था कि 10 मिनट बाद अवनी का फ़ोन फिर आएगा और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इधर वही लड़की अवनी बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद किसी तरह उसे आर्यवीर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। उसके दिल की बेचैनी हर मिनट बढ़ रही थी, जबकि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बेचैन क्यों है। बस इतना महसूस हो रहा था कि जिस इंसान की मौजूदगी उसे अभी बंधन लगती थी, उसी की गैर मौजूदगी आज उसे भीतर तक खाली कर रही थी। अवनी अपने कमरे में बेचैनी में चहलकदमी कर रही थी। फ़ोन उसके हाथ में था, लेकिन नज़रें बार बार स्क्रीन पर जाकर टिक जाती थी। उसने ना जाने कितनी बार समय देखा था। उसे लग रहा था जैसे घड़ी की सुइयां जानबूझकर रुक गई हो।
10 मिनट का इंतज़ार उसे 10 सालों जैसा लग रहा था। कभी वो खिड़की तक जाती, फिर वापस आ जाती, कभी फ़ोन को बेड पर फेंक देती और अगले ही पल उठाकर फिर देखने लगती। दिल की धड़कनें अजीब तरह से बढ़ी हुई थी और सबसे ज़्यादा उसे इसी बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो खुद अपनी इस हालत को समझ नहीं पा रही थी। आखिर वो इतनी परेशान क्यों हो रही थी? ऊपर नीचे ड्राइंग रूम में माहौल उधर नीचे ड्राइंग रूम में माहौल सामान्य था। कुछ देर बाद राजवीर कॉलेज से वापस आया। आते ही उसने पीछे से जाकर नैना जी को अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू मॉम, उसने हमेशा की तरह शरारती अंदाज में कहा। नैना जी मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हल्की चपत लगा दी। भगवान जाने तेरा क्या होगा, राजवीर हंस पड़ा। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, लेकिन मॉम भाई अचानक दिल्ली क्यों चले गए? कल करवा चौथ है ना? नैना जी की मुस्कान हल्की पड़ गई। उन्होंने एक पल के लिए ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां अवनी का कमरा था। फिर धीमे स्वर में बोली, क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्तों को समझने के लिए थोड़ी दूरी ज़रूरी होती है बेटा। तुम्हारे भाई और भाभी की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, जिस तरह उनकी शादी हुई, उसके बाद शायद वो दूरी ही उन्हें एक दूसरे की अहमियत समझा पाए। मुझे लगता है अब कुछ अच्छा होने वाला है। तभी अखबार हाथ में लिए दादू भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने दोनों की बातों का आखिरी हिस्सा सुन लिया था। बरखुरदार, उन्होंने राजवीर की तरफ उंगली उठाई। तुम अपने भाई जैसी हरकतें मत करना। अगर कोई लड़की पसंद हो तो सीधे मेरे पास आ जाना, मैं खुद बारात लेकर पहुंच जाऊंगा। राजवीर तुरंत हंस पड़ा। दादू, अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई पसंद आई ना तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा, डोंट वरी। दिग्विजय जी बोले, अरे थोड़ा जल्दी बताना। अगर तुम ना ढूंढ पाओ तो भी हमें ही बता देना। तुम्हारे लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ऊपर जाने का टिकट आ जाए। बिल्कुल नहीं दादू, इतना जल्दी आप कहीं नहीं जाने वाले हो। अभी तो भाई के बच्चों के साथ भी आपको खेलना है, तो ऐसी बातें तो आप करिए ही मत। इतना कहकर वो दादू के गले लग गया। दादू भी मुस्कुराने लगे। तभी नैना जी बोली, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो ज़रा अपनी भाभी को भी देख लो। सुबह से परेशान बैठी है, किसी से कुछ कह नहीं रही, शायद खुद भी नहीं समझ पा रही है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। राजवीर के चेहरे की मुस्कान थोड़ी नरम पड़ गई। वो सब समझ रहा था। यस मॉम, अपनी भाभी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, वरना भाई को पता चला तो मेरी ही क्लास लग जाएगी। ये कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। कुछ ही क्षण बाद उसने अवनी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और फिर अंदर आते हुए पीछे से नॉक कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर अवनी ने पलट कर देखा। अरे आ जाओ, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है? उसने सामान्य दिखने की कोशिश की। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। चेहरा आज बिल्कुल मुरझाया हुआ था। राजवीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर बेड पर जाकर बैठ गया। भाभी, उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, आपको देखकर तो लग रहा है कि भाई के दिल्ली जाने का असर बहुत जल्दी हो गया। आपका तो चेहरा ही एकदम मुरझा गया। अवनी का दिल जैसे एक पल को रुक गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने नजरें फेर ली। कुछ भी बोलते हो तुम? वो खिड़की की तरफ बढ़ गई। घर में और लोग नहीं हैं क्या? तुम्हारा भाई ऐसा भी क्या करता था? दिन भर मुझसे लड़ता रहता था। मुझे उसकी कमी क्यों खलेगी? उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन आखिरी शब्द बोलते बोलते हल्की कांप गई। राजवीर ने गौर किया कि वो लगातार उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी, जैसे अपना चेहरा छुपाना चाहती हो। अगले ही पल वो उठकर उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। राजवीर ने बहुत नरमी से कहा, भाभी, ये सवाल मुझसे मत पूछिए। ये सवाल आप अपने दिल से पूछिए। आपकी ज़ुबान जो कह रही है, आपका दिल उसका साथ नहीं दे रहा है। अवनी कुछ बोल नहीं पाई, उसकी नज़रें झुक गई। राजवीर आगे बोला, आप जानती हैं सुबह से आपने कितनी बार दरवाजे की तरफ देखा है, कितनी बार फ़ोन उठाया है, कितनी बार भाई के बारे में पूछना चाहा है और खुद को रोक लिया है। अवनी की उंगलियां फिर से आपस में उलझ गई। मैं बस, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं मिले। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। भाभी, मैं बच्चा नहीं हूँ और भाई को जितना जानता हूँ शायद उतना कोई नहीं जानता। वो भी वहाँ खुश नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए सामने वाले की गैर मौजूदगी ज़रूरी होती है।
अवनी की आंखों में आखिर एक आंसू निकल ही गया। उसने तुरंत दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। कोई बात नहीं भाभी, दिल की बातें समझने में कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब समझ आ जाती है ना, तब सारी उलझनें अपने आप खत्म हो जाती हैं। और ये सुनकर अवनी ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि आज पहली बार उसे सचमुच डर लग रहा था, कहीं वो उस इंसान को खो ना दे जिसे वो अब तक खोना ही चाहती थी। राजबीर और अवनी अभी बात ही कर रहे थे कि तभी बेड पे रखा फ़ोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर समीर का नाम चमकते ही अवनी का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने लगभग झटके से राजबीर का हाथ छोड़ा और बिना एक सेकंड गंवाए फ़ोन उठा लिया। उसकी उंगलियां इतनी जल्दी में थी कि फ़ोन कान तक पहुंचने में भी हल्का सा कांप गई। हेलो समीर, उसकी आवाज़ में छुपी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। राजबीर कुछ पल उसे देखता रह गया। अभी कुछ देर पहले तक जो लड़की कह रही थी कि उसे आर्यवीर की कमी क्यों महसूस होगी, वही लड़की एक फ़ोन कॉल के लिए इस तरह बेचैन हो उठी थी जैसे उसकी सारी सांसें उसके जवाब पर टिकी हो। उसके होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, भाभी आप चाहे जितना छुपा लीजिए, लेकिन आपकी आंखों की बेचैनी, फ़ोन उठाने की ये जल्दबाजी और भाई का नाम सुनते ही चेहरे पर आने वाला ये बदलाव बता रहा है कि आप उन्हें कितना याद कर रही हैं। वो धीरे से उठा और बोला, आप आराम से बात करिए भाभी, मैं बाहर चलता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। इधर अवनी पूरी तरह फ़ोन पर ध्यान लगाए खड़ी थी। कुछ पता चला? उसने बिना किसी भूमिका के साथ सीधे पूछा। उसकी आवाज़ में उतावली साफ झलक रही थी। उधर समीर ने एक लंबी सांस ली। दिन भर से वो खुद भी परेशान घूम रहा था। मैम, सर शायद किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग में बिजी हैं। मैंने कई बार कॉल किया, लेकिन उनका फ़ोन साइलेंट है, या शायद वो मीटिंग के दौरान उठाना नहीं चाहते। मुझे इतना पता है कि वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आज उनकी एक बहुत ही बड़ी मीटिंग थी। अवनी ने तुरंत बीच में टोका, किस होटल में रुके हैं? समीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। असलियत ये थी कि उसे होटल का नाम पता था, लेकिन आर्यवीर के साफ निर्देश थे कि उसकी लोकेशन किसी को नहीं बताई जाए, खासकर तब तक नहीं जब तक वो खुद इजाज़त ना दे। मैम, वो समीर शब्द ढूंढने लगा। मुझे अभी कंफर्म जानकारी नहीं है। जैसे ही सर फ़ोन उठाएंगे मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा। अवनी की भौहें सिकुड़ गई। पूरा दिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुबह से लेकर अब तक उसने खुद को जितना संभाला था वो सब जैसे टूटने लगा। समीर, तुम्हारे सर बाहर गए हैं और तुम्हें ये तक नहीं पता कि वो कहाँ रुके हैं? उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा कठोर हो चुकी थी। मैं सुनो, अवनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगर कल सुबह तक मुझे आर्यवीर का पता नहीं मिला ना, तो ऑफिस में अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे तुम? समीर के मुंह से जवाब तक नहीं निकला और अगले ही पल अवनी कॉल कट कर चुकी थी। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। अवनी ने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। गुस्सा समीर पर था, लेकिन असल नाराज़गी उस इंसान से थी जो बिना बताए उससे इतनी दूर चला गया था। दूसरी तरफ समीर फ़ोन को हाथ में लिए कुर्सी पर धम से बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसी हालत थी जैसे किसी ने उसकी नौकरी और ज़िंदगी दोनों एक साथ दांव पर लगा दी हो। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, वो बड़बड़ाया। एक तरफ सर है, अगर इनकी परमिशन के बिना मैम को होटल का पता बता दिया तो ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ मैम है, अगर सुबह तक पता नहीं बताया तो वो ऑफिस में घुसने भी नहीं देंगे। उसने बेबस होकर छत की तरफ देखा। इन दोनों पति पत्नी के बीच में फंसा हूँ मैं। प्यार इन्हें हो रहा है और जान मेरी निकल रही है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, दोनों तरफ से मुसीबत आई। यह सोचकर उसने तुरंत एक बार फिर आर्यवीर का नंबर मिलाया, लेकिन उधर अब भी वही सन्नाटा था। फ़ोन लगातार बज रहा था और दिल्ली में किसी मीटिंग रूम के बाहर रखे साइलेंट फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम बार बार चमक रहा था, समीर। करीब 2 घंटे चली मीटिंग आखिरकार ख़त्म हुई। आर्यवीर फाइल बंद करके अपनी सीट से उठा और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल आया। पूरा दिन उसने खुद को काम में उलझाए रखा था, लेकिन जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई उसका मन फिर उसी दिशा में भटकने लगा जिससे वो सुबह से भाग रहा था। वो पार्किंग की तरफ बढ़ा और अपनी कार का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि पीछे से सायरा खान की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर खुराना। आर्यवीर पलटा। सायरा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चली आई।
मुझे कहना पड़ेगा, आपके साथ काम करना वाकई शानदार अनुभव रहा। आपकी विज़न और डिसीजन मेकिंग दोनों कमाल की है। आर्यवीर ने विनम्रता से सिर हिलाया। थैंक यू मिस खान। सायरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर सहजता से बोली, अगर आप फ्री हो तो आज डिनर साथ कर सकते हैं मिस्टर खुराना। वैसे भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के बाद एक सेलिब्रेशन तो बनता है। आर्यवीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। माफ़ कीजिएगा, आज नहीं, थोड़ा थका हुआ हूँ। होटल जाकर आराम करना चाहता हूँ। वो अपनी बीवी की यादों के साथ अकेले रहना चाहता था। ओके, सायरा ने बिना बुरा माने कहा, तो कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट? आर्यवीर कुछ पल सोचकर मुस्कुराया और बोला, कल भी शायद नहीं हो पाएगा। क्यों? सायरा ने उत्सुकता से पूछा। कल करवा चौथ है। सायरा पहले तो एक सेकंड के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो आपकी पत्नी का व्रत होगा? आर्यवीर ने बहुत सामान्य ढंग से जवाब दिया। और मेरा भी। आपका भी? सायरा सचमुच हैरान रह गई। मैंने आज तक पत्नियों को अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते सुना है और देखा भी है, लेकिन किसी पति को अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते पहली बार देख रही हूँ। आर्यवीर के चेहरे पर एक बेहद हल्की लेकिन दिल से निकली मुस्कान आ गई। उसने कार के दरवाजे पर हाथ टिकाया और शांत स्वर में बोला, आखिर लंबी उम्र चाहिए भी तो उसी के साथ। अगर वही मेरे साथ ना होगी तो मेरी लंबी उम्र का क्या मतलब? उसकी आवाज़ में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जिसे वो पूरी तरह जीता था। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी उम्र हो मेरी बीवी के साथ हो, इसलिए अगर वो व्रत रखेगी तो मैं भी रखूँगा। रिश्ता सिर्फ एक इंसान के निभाने से नहीं चलता। सायरा कुछ क्षण उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर अनायास सम्मान उभर आया। बिजनेस की दुनिया में उसने बहुत सफल लोग देखे थे, लेकिन अपने रिश्ते को इस तरह महत्व देने वाले लोग बहुत कम देखे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, आपकी पत्नी बहुत खुशनसीब है जिन्हें आप मिले। आर्यवीर की नज़रें कुछ पल के लिए कहीं दूर खो गई। उसके होठों पर वही अधूरी सी मुस्कान बनी रही। खुशनसीब वो है या मैं ये नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई। वो मेरी दुनिया है। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसमें उसका हिस्सा सबसे बड़ा है। उसकी आवाज़ में ऐसा अपनापन था कि सायरा कुछ क्षण चुप रह गई। उसने महसूस किया कि वो आदमी अपनी पत्नी से सिर्फ प्यार नहीं करता, उसे जीता है। तो फिर कभी अपनी वाइफ से मिलवाइए हमें, सायरा ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर कभी अपनी वाइफ से मिलवाइए हमें, हम भी तो देखना चाहते हैं जिसके लिए आप भूखे रहेंगे, सायरा ने मुस्कुरा कर कहा। आर्यवीर ने गहरी सांस ली। अभी तो वो मेरे पास नहीं है। फिर जाने क्यों उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। लेकिन मुझे यकीन है बहुत जल्द होगी। सायरा उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही। उसे समझ आ रहा था कि कहानी सिर्फ शादी की नहीं है, कहानी किसी ऐसे प्यार की है जो अभी अधूरा है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। आर्यवीर ने विनम्रता से सिर झुकाया और कार में बैठ गया। सायरा वहीं खड़ी उसकी गाड़ी को देखती रही जब तक काली कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसकी नज़रें उसी दिशा में टिकी रही। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से कहा। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक आदमी और दिल पूरी तरह अपनी पत्नी के पास छोड़ आया है। इधर कार में बैठते ही आर्यवीर ने पहली बार अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन ऑन होते ही स्क्रीन लगातार नोटिफिकेशन से भर गई। इधर कार में बैठते ही आर्यवीर ने पहली बार अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन ऑन होते ही स्क्रीन लगातार नोटिफिकेशन से भर गई। उसकी नज़र सबसे पहले समीर के नाम पर गई। 1, 2, 5, 10, 12 मिस्ड कॉल। उसके माथे पर हल्की लकीरें उभर आई। इतने कॉल, उसने बुदबुदा कर कहा। अगले ही पल उसने तुरंत समीर का नंबर डायल कर दिया। उधर ऑफिस में बैठे समीर का फ़ोन बजा तो वो लगभग उछल पड़ा। स्क्रीन पर आर्यवीर का नाम चमक रहा था। उसने इतनी तेज़ी से कॉल रिसीव किया जैसे किसी ने उसकी फांसी की सज़ा टाल दी हो। सर, उसकी आवाज़ में राहत साफ झलक रही थी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? आर्यवीर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या हुआ है? अब हर बात का जवाब मुझे देना होगा तुम्हें। समीर ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले ओनी का गुस्सा बताए या अपनी बर्बादी होती ज़िंदगी का दुख। बस इतना तय था कि अगले कुछ मिनटों में जो बातचीत होने वाली थी वो दिल्ली में बैठे आर्यवीर और मुंबई में बेचैन घूम रही ओनी दोनों की ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली थी। समीर, इतने मिस्ड कॉल क्यों किए थे तुमने? आर्यवीर ने फ़ोन उठाते ही पूछा।
उसकी आवाज़ हमेशा की तरह सख्त और संयमित थी, लेकिन भीतर का हाल सिर्फ वही जानता था। पूरे दिन उसने खुद को काम में उलझाए रखा था, फिर भी हर खाली पल में एक ही चेहरा उसके सामने आ खड़ा होता था। उधर समीर ने राहत की सांस ली। सर, मैम का फ़ोन आया था। ओनी का नाम सुनते ही आरिवीर की उंगलियां स्टीयरिंग पर हल्की सी रुक गई। उसकी धड़कन बिल्कुल तेज हो गई। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। क्या कह रही थी? उसने सामान्य स्वर में पूछा। सर, आपके बारे में पूछ रही थी। क्या बताया तुमने? इस बार उसका स्वर थोड़ा कड़ा हो गया। सर, मैंने सिर्फ इतना बताया कि आप दिल्ली आए हैं। उसके बाद मैम ने पूछा कि आप किस होटल में रुके हैं, आपका एड्रेस क्या है। और आरिवीर ने तुरंत पूछा। और मैंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। तुमने कुछ बताया तो नहीं उसे? आरिवीर की आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, समीर ने तुरंत जवाब दिया। गुड। आरिवीर ने गहरी सांस छोड़ी। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। मैम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कल सुबह तक उन्हें आपकी पूरी जानकारी नहीं मिली तो मैं ऑफिस में अपनी शक्ल ना दिखाऊं, समीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, लेकिन फिर वो अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाकर आराम से बोला। हाँ तो मत दिखाना शक्ल। लेकिन सर, वो तो मैं आपके कहने से किया था। मुझे तो पता ही था आपका एड्रेस, लेकिन आपने मना किया था किसी को भी बताने से। ठीक है, इसका फैसला बाद में होगा। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी मैडम ने कैसे पूछा था इस बात को? यह वो बात तो बिल्कुल नहीं थी जो उसका दिल सुनना चाहता था। उसके मन में सुबह से एक ही बेचैनी घूम रही थी। आखिर अवनी ने किस अधिकार से पूछा होगा? क्या गुस्सा था या कुछ और? उसने खुद को समझाया कि बेकार उम्मीद मत करो, लेकिन दिल उम्मीद कर ही रहा था। समीर, उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी। होश में नहीं हो तुम? जी सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? समीर एकदम घबरा गया। सर, मैं ये नहीं पूछ रहा कि उसने क्या पूछा। ये तो मुझे भी पता है कि वो मेरा एड्रेस ही पूछ रही थी, उसने झुठलाते हुए कहा। मैं पूछ रहा हूँ कि उसने क्या कहकर पूछा था, नाराज़ कैसे हुई थी, उसके शब्द क्या थे। समीर अब समझ चुका था कि उसका बॉस असल में क्या सुनना चाहता है। इधर आरिवीर का दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इस बात को लेकर इतना बेचैन क्यों है, लेकिन वो था, बहुत ज़्यादा बेचैन था। बोलो समीर, एक एक शब्द याद होगा तुम्हें? समीर ने गला साफ किया। सर, मैं बहुत गुस्से में थी। मुद्दे पर आओ। उन्होंने कहा था। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम किससे बात कर रहे हो? आरिवीर की पकड़ फ़ोन पर थोड़ी और मजबूत हो गई। फिर उसकी आवाज़ इस बार धीमी थी। फिर उन्होंने कहा था। समीर ने धीरे धीरे शब्द दोहराए। अवनी आरिवीर सिंह खुराना नाम है मेरा, और तुम मेरे पति के बारे में जानकारी देने से मुझे मना कैसे कर सकते हो? शब्द खत्म होते ही कार के भीतर सन्नाटा छा गया। आरिवीर कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें अनायास बंद हो गई। होठों पर एक लंबी, बेहद सुकून भरी मुस्कान उभर आई। सुबह से जो खालीपन उसके भीतर था, जैसे किसी ने उस पर मरहम रख दिया हो। अवनी आरिवीर सिंह खुराना, मेरे पति, वही लड़की जो हर बार इस रिश्ते से दूरी बनाने की कोशिश करती थी, आज उसी रिश्ते के नाम से अपना परिचय दे रही थी। उस एक पल में दिल्ली की सड़क पर खड़ी कार के भीतर बैठे आदमी को लगा कि शायद उसकी मोहब्बत पूरी तरफ एक तरफा नहीं रही। शायद कहीं ना कहीं बहुत गहराई में अवनी का दिल भी अब उसके नाम की आहट सुनने लगा था। कुछ पल के लिए कार के अंदर सन्नाटा छा गया। अगले ही क्षण आरिवीर के होठों पर ऐसी मुस्कान आई जिसे वो लाख कोशिश करके भी रोक नहीं पाया। सुबह से जो भारीपन उसके सीने पर जमा था, वो जैसे थोड़ा हल्का हो गया। उसने सिर सीट से टिकाया और आंखें बंद कर ली। मेरे पति, बस यही दो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो लड़की जो हर बार कहती थी कि वो इस रिश्ते को नहीं मानती, वही आज पूरे अधिकार से उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ रही थी। उसके दिल की धड़कनें अनायास तेज हो गईं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। ठीक है समीर, उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा नरम हो चुकी थी। उसे होटल का एड्रेस और पूरा पता दे देना। समीर ने अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सर, जो कहा है वही करो। आखिर मेरी पत्नी को अपने पति को ढूंढने का हक तो है। ये कहते हुए आरिवीर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने फ़ोन काट दिया और कुछ क्षण खिड़की के बाहर देखते हुए बैठा रहा।
अवनी आरिवीर सिंह खुराना, इंतज़ार है तुम्हारा अपने पति की बाहों में। तड़प रहा हूँ मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेटने के लिए। ये दिल बेचैन है तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी सारी उम्मीदें पूरी तरह बेकार नहीं थी। शायद कहीं ना कहीं अवनी भी अब इस रिश्ते को महसूस करने लगी थी। इधर खुराना मेंशन में शाम ढल चुकी थी। पूरे दिन कमरे में बंद रहने के बाद आखिरकार अवनी नीचे आई। उसका फ़ोन ऊपर ही कमरे में पड़ा था। सुबह से वो बार बार उसी स्क्रीन को देखकर थक चुकी थी। हर बार उम्मीद करती कि शायद आरवीर का कॉल आएगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी थी। उस पर गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर भी। सुबह से उसने ठीक से कुछ खाया तक नहीं था, ना नाश्ता ना दोपहर का खाना। लेकिन अब चेहरे पे वो बात साफ साफ दिखाई देने लगी थी। आंखों के नीचे हल्की थकान उतर आई थी और चेहरा भी फीका लग रहा था। जैसे ही वो नीचे पहुंची, डाइनिंग टेबल पर लगभग पूरा परिवार मौजूद था। दादू, दिग्विजय जी, विक्रम जी, राजवीर और नैना जी। नैना जी ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके लिए कुर्सी खींच दी। आओ बेटा, खाना लग गया है। अवनी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुनते ही दिग्विजय जी ने अखबार नीचे रख दिया। भूख नहीं है मतलब? उनके स्वर में हल्की नाराज़गी थी। सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने बेटा? नैना जी भी इस बार गंभीर हो गई। अवनी, आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं खाया और अब रात का खाना भी छोड़ दोगी? अवनी चुप रही। सच तो ये था कि उसे सचमुच भूख महसूस नहीं हो रही थी। उसके पेट से ज़्यादा उसका दिल खाली लग रहा था, लेकिन वो ये बात किसी को कैसे बताती। दिग्विजय जी ने सख्त स्वर में कहा, बैठो। अवनी ने उनकी तरफ देखा। चेहरे पर वही दादाजी वाला स्नेह था, लेकिन आदेश भी उतना ही स्पष्ट था। और सुनो, नैना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल करवा चौथ है। चाहे व्रत रखो या मत रखो, लेकिन भूखे पेट कोई भी दिन नहीं निकाला जाता। अपने शरीर का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। आखिरकार अवनी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। नैना जी ने उसके सामने खाना सर्व किया। पूरे समय विक्रम जी की नज़रें बार बार अवनी के चेहरे पर जा रही थी। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे उसके चेहरे पर लिखी हर भावना पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आज वो लड़की जो हर बात पर अपनी राय रखती थी, असामान्य रूप से शांत थी। उसकी आंखें बार बार कहीं खो जा रही थी, कभी प्लेट में, कभी सामने की दीवार पर और कभी अनजाने में सीढ़ियों की तरफ। जैसे अभी भी उम्मीद हो कि शायद अगले ही पल कोई परिचित कदमों की आहट सुनाई दे जाए। राजवीर भी सब समझ रहा था, लेकिन इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि आज पहली बार अवनी की बेचैनी इतनी साफ दिखाई दे रही थी कि उसे छेड़ने का मन ही नहीं हुआ। और ये बात नैना जी के होठों पर हल्की मुस्कान ले आई। पूरे दिन उन्होंने अवनी को तड़पते, बेचैन होते हुए, खुद से लड़ते हुए देखा था। वो जानती थी कि ये भूख खाने की नहीं है, ये कमी किसी और की है, और शायद पहली बार उनकी बहू उस कमी को महसूस भी कर रही थी। अभी अवनी ने खाने का पहला निवाला ही लिया था कि अचानक उसके कानों में उसके फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ पड़ी। एक पल के लिए उसका हाथ वहीं रुक गया। अगले ही क्षण वो लगभग कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी इस अचानक हरकत से डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन अवनी को जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और लगभग भागते हुए अपने कमरे में पहुंच गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने हड़बड़ाकर फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर समीर का नाम चमक रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि वो खुद अपनी सांसें उसे सुनाई दे रही थी। हाँ समीर, उसने बिना समय गंवाए हुए फ़ोन कान से लगाया। मैम, उधर से समीर की घबराई हुई आवाज़ आई। सर दिल्ली में है। मैंने आपको होटल का नाम, पूरा एड्रेस और लोकेशन आपके फ़ोन पर सेंड कर दिया है। अवनी की आंखें तुरंत स्क्रीन पर चली गई। दिल्ली 7 स्टार होटल, पूरा एड्रेस, सब कुछ उसके सामने था। जैसे किसी ने पूरे दिन से तड़पा रहे उसके बेचैन दिल को अचानक सुकून दे दिया हो। एक पल पहले वो बेचैनी उसके सीने को जला रही थी, वही बेचैनी अब किसी अजीब सी राहत में बदल रही थी। उसने फ़ोन कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, नाराज़गी भी थी और राहत भी थी। अच्छा, तो मिस्टर आरिवीर सिंह खुराना, वो दांत खींचकर बुदबुदाई, मुझसे बिना बताए दिल्ली जाकर बैठे हैं आप। अब देखिए मैं आपका क्या हाल करती हूँ।
गुस्से वाली बात उसके मुंह से निकल रही थी, लेकिन चेहरे पर आई मुस्कान कुछ और ही कहानी सुना रही थी। सुबह से पहली बार उसकी आंखों की उदासी कम हुई थी। पहली बार उसके चेहरे पर रौनक लौटी थी। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें सामान्य हुई हो। फ़ोन को अपने सीने से लगाकर वो कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। फिर धीरे से आईने की तरफ देखा। उसी आईने में जहाँ कुछ घंटे पहले वो खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, और आज उसी आईने में खड़ी लड़की के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो खुद को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बिना देर किए वापस नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। जब वो वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठी तो पूरे माहौल में कुछ बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले तक उसका चेहरा बुझा हुआ था, अब वही लड़की चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देख रही थी और होठों के किनारों पर दबाई हुई मुस्कान बार बार बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसने बिना किसी नखरे के खाना खाना शुरू कर दिया। ना भूख नहीं होने की बात, ना मना करना, ना उदासी, बस चुपचाप खाना। ये देखकर दिग्विजय जी ने एक नज़र नैना जी की तरफ देखा। नैना जी ने भी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। उधर विक्रम जी भी अपनी बेटी के चेहरे को गौर से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ मिनट पहले तक जो लड़की एक निवाला खाने को तैयार नहीं थी, अचानक उसे क्या हो गया। राजवीर तो लगभग हंसी रोक रहा था। उसने धीरे से अपनी माँ की तरफ देखा। नैना जी ने बस आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उनके अपने चेहरे पर भी संतोष साफ दिखाई दे रहा था। आज पूरे दिन उन्होंने अपनी बहू की बेचैनी देखी थी। आज पहली बार उन्होंने उसके चेहरे पर वो सुकून देखा था जिसकी वजह सिर्फ एक इंसान था। अवनी को इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग समझ चुके थे। उसकी उदासी की वजह भी वही था और उसकी मुस्कान की वजह भी वही था। अवनी अब पूरी तसल्ली से खाना खा रही थी। बीच बीच में उसकी नज़र अनजाने में फ़ोन की तरफ चली जाती और फिर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, दिल्ली। ये सोचकर ही अंदर से वो बेचैन हो उठती कि बिना बताए जाने की हिम्मत आखिर वीर की हुई कैसे। लेकिन उसी सोच के साथ साथ उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भी दौड़ जाती कि अब उसे पता है वो कहाँ है। अब वो उससे दूर नहीं है, अब वो उसे ढूंढ सकती है। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग चुप थे, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक अजनबी खुशी लेकिन उस खामोशी के पीछे एक अनकही खुशी थी। नैना जी ने भगवान का मन ही मन धन्यवाद किया। आखिर उनकी बहू के चेहरे पर वो चमक लौट आई थी जिसका इंतज़ार पूरे घर को था। और उस रात खुराना मेंशन के हर बड़े को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कल का सूरज सिर्फ करवा चौथ का दिन लेकर नहीं आएगा, बल्कि दो जिद्दी दिलों को एक दूसरे के और करीब भी ले आएगा। अपने कमरे में आते ही अवनी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके चेहरे पर अब दिन भर वाली बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे उसके पास समय बहुत कम हो और काम बहुत ज़्यादा। उसने अलमारी खोली और एक एक करके सारी चीज़ें बाहर निकालनी शुरू कर दी। कल के लिए उसने वो लाल साड़ी अलग रख दी जो नैना जी ने सरगी के सामान में दी थी। उसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी के कोन, पूजा की थाली का सामान, चुनरी, सिंदूर, मेकअप का छोटा सा बॉक्स, सब कुछ उसने सावधानी से एक तरफ रख दिया। फिर एक छोटा सा ट्रॉल बैग निकाल कर उसमें अपने कपड़े रखने लगी। हर चीज़ रखते समय उसके चेहरे पर एक ही ख्याल था, मुझे कल किसी भी हाल में दिल्ली पहुंचना है। लेकिन अगले ही पल जब उसने फ़ोन निकाल कर फ्लाइट और ट्रेन की टिकट देखने की कोशिश की तो उसका चेहरा उतर गया। फ्लाइट्स लगभग फुल थी और जो बची थी उनका समय उसके हिसाब से सही नहीं था। उसने 2-3 बार कोशिश की, अलग अलग ऐप्स देखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी घबराहट फिर बढ़ने लगी। हे भगवान, अब मैं जाऊंगी कैसे, वो बड़बड़ाई। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नाम कौधा, विक्रम जी का। अगले ही पल वो बैग वहीं छोड़कर लगभग दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल आई। नीचे जाते उसकी जल्दबाजी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय किचन में पानी लेने आई नैना जी ने उसे देखा। पूरे दिन बाद पहली बार अवनी के चेहरे पर ऐसा भाव था जिसमें उदासी नहीं बल्कि किसी को पाने की बेचैनी थी। नैना जी के होठों पर हल्की मुस्कान आई और बिना कुछ कहे वो भी धीरे धीरे उसके पीछे चल दी। अवनी सीधे विक्रम जी के कमरे तक पहुंची और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस समय विक्रम जी लैपटॉप पर कुछ ऑफिस का काम देख रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उन्होंने चश्मे के ऊपर से नज़र उठाकर देखा और मुस्कुरा दिए।
आओ बेटा, कुछ काम था। अवनी ने एक पल उनकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। अचानक जैसे उसकी सारी हिम्मत गायब हो गई, वो वहीं खड़ी अपने एक पैर से अंगूठे से दूसरे पैर को कुरेदने लगी। उसके होठ खुल रहे थे लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। विक्रम जी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर धीरे से लैपटॉप बंद करके उठ खड़े हुए और उसके सामने आकर बोले, क्या बात है बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? जो कहना है खुलकर कहो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझसे कैसा संकोच बेटा। ये सुनते ही अवनी की पलकों ने हल्का सा कांपना शुरू कर दिया। उसने धीरे से कहा, अवनी, वो पापा, मुझे कल दिल्ली जाना है। शब्द बहुत छोटे थे लेकिन उन्हें बोलने में उसने जितनी हिम्मत जुटाई थी वो उसके कांपते हुए हाथों और झुकी हुई पलकों से साफ दिखाई दे रहा था। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम जी बस उसे देखते रह गए। फिर उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें राहत भी थी, सुकून भी था और एक पिता की वो खुशी भी थी जिसका इंतज़ार वो जाने कब से कर रहे थे। उन्होंने धीरे से अपना लैपटॉप बंद किया और पूरी तरह उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। फिर से बोलो बेटा, उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। क्या कहा तुमने? अवनी इस बार थोड़ा साहस जुटाई लेकिन नज़रें अब भी नीचे ही थी उसकी। वो मुझे दिल्ली जाना है पापा। विक्रम जी की आंखें अनायास ही नम हो गई। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। जानती हो बेटा, आज तुमने मुझसे ऐसी बात कही है जिसे सुनने के लिए शायद मैं कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था। अवनी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। विक्रम जी हल्के से मुस्कुराए। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि एक बाप के लिए अपने बेटे को तड़पते हुए देखना कितना मुश्किल होता है। आर्यवीर कभी अपने दर्द दिखाता नहीं है लेकिन मैं उसका पिता हूँ। उसकी खामोशी भी पढ़ लेता हूँ और अपनी बेटी के दिल की हाल भी ना जान पाऊँ ऐसा नकारा पिता नहीं हूँ। उनकी आवाज़ भारी हो गई। उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है बेटा, नाम, शोहरत, दौलत, इज्जत, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहता था वही उसे कभी आसानी से नहीं मिली। अवनी की पलकों पर नमी उतरने लगी। विक्रम जी ने उसके चेहरे को गौर से देखा और बहुत प्यार से बोले, और आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद महादेव इसके हिस्से की खुशी उसे लौटाने वाले हैं। अवनी की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसके दिल में इतनी कसक उठ रही है। विक्रम जी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पिता अपनी बेटी को समझाता है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा बेटा, ना आज ना कभी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, रिश्ते तब नहीं बनते जब दो लोग एक छत के नीचे रहने लगते हैं। रिश्ते तब बनते हैं जब एक की बेचैनी दूसरे की आंखों में दिखने लगे। उनकी आंखों में स्नेह भर आया। आज सुबह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम किसी से कुछ नहीं कह रही थी लेकिन तुम्हारी हर नज़र उसे ढूंढ रही थी। हर बार सीढ़ियों की तरफ देखना, हर थोड़ी देर में फ़ोन उठाना, बिना भूख के भी भूख खो देना। बेटा, ये सब बातें सिर्फ आंखें नहीं, दिल भी पढ़ लेता है। यह सुनकर अवनी की आंखों में एक आंसू निकल कर गाल पर बह गया। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। विक्रम जी ने वो आंसू देख लिया था लेकिन कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। तुम दिल्ली जाना चाहती हो ना बेटा? अवनी ने धीरे से सिर हिला दिया। तो जाओ बेटा, अपने पति के पास जाओ। उससे लड़ना हो तो लड़ लेना, डांटना हो तो डांट लेना, शिकायत करनी हो तो खुलकर कर लेना, लेकिन अपने दिल में जो भी है उसे अनकहा मत रहने देना। कुछ बातें वक्त पर कह दी जाएं तो ज़िंदगी बन जाती है, और अगर देर हो जाए तो वही बातें ज़िंदगी भर का अफसोस बन जाती है। अब अवनी खुद को संभाल नहीं पाई। उसने झटके से आगे बढ़कर विक्रम जी के गले लग गई। विक्रम जी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। दरवाजे के पास खड़ी नैना जी ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी, जिस लड़की ने इस रिश्ते को कभी अपना नहीं माना था, आज वही अपने पति तक पहुंचने के लिए बेचैन खड़ी थी। और शायद यही वो पल था जहां एक पत्नी के दिल में छुपी प्रेमिका ने पहली बार आंखें खोली थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। मैं भले आप लोगों के कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ वक्त की कमी की वजह से, लेकिन मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट सुनकर, और मुझे हौसला भी बढ़ता है अगला पार्ट जल्द से जल्द देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।